ओके एवरीबॉडी, तो इन द लास्ट क्लास हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया था और उस थर्ड चैप्टर में हमने लास्ट पॉइंट पे छोड़ा था कॉस्ट यूनिट। एवरीबॉडी रिमेंबर कि कॉस्ट यूनिट क्या होती है? ठीक है जी, बताओ। ट्रांसपोर्ट कंपनी में गुड्स ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट यूनिट। होटल, हॉस्पिटल, पेशेंट डेज, इलेक्ट्रिसिटी, किलोवाट आवर, सीमेंट, टन्स या फिर मैट्रिक टन, कॉलेज, हाँ, स्टूडेंट पर एनम, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अकाउंट हैंडल्ड, क्लियर। ऑटोमोबाइल, नंबर ऑफ व्हीकल, ऑडिट फर्म, चलिए अब हम डिस्कशन को अपने आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में 2 टॉपिक और बचे हैं, उसे जल्दी कवर करते हैं, फिर मूव टू द सेकंड लास्ट चैप्टर। हेडिंग डालिए मेरे साथ साथ। अगला टॉपिक आता है कॉस्ट सेंटर। क्या है टॉपिक? कॉस्ट सेंटर। ठीक है जी, लिखिए। अकॉर्डिंग टू CIMA कॉस्ट सेंटर, स्टार्ट राइटिंग गाइस। अकॉर्डिंग टू CIMA कॉस्ट सेंटर इज डिफाइंड एज, अकॉर्डिंग टू CIMA लंदन, आपको बताइए, कॉस्ट सेंटर इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्शन और cost center is defined as a production or service location, a production of service location, function, activity or item of equipment, activity or item of equipment for which item of equipment for which costs are accumulated, Point number 2, then I'll explain pura. Point number 2, cost center is the logical unit. Cost center is the logical unit for accumulation of cost. Cost center is a logical unit for accumulation of cost. Full stop. Point number 3, cost center may be of 2 types. Cost center may be of 2 types. Number 1, personal cost center. Cost center may be of 2 types. Number 1, personal cost center, and number 2, impersonal cost center. Impersonal cost center. ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4, 5 जो भी है, यहां तक हो गया। पर्सनल और
impersonal cost center. Point number 4, cost center is often referred as a responsibility center, whose managers are normally accountable for which क्या लिखा है, एक बार लाइन रिपीट करना, आर नॉर्मली अकाउंटेबल फॉर विच काट दो, फॉर ओनली दोज कॉस्ट that are under their control. Only those costs that are under their control, comma, also known as that are under their control, यहाँ तक लिख लिया, comma, also known as expense center, सेंटर। चलिए खत्म टॉपिक। अब सुनिए, बहुत सिंपल है, जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, फाउंडेशन में केवल सिर्फ डेफिनेशंस को ही फोकस किया गया है, इसलिए 4 चैप्टर थ्योरी रखे गए कि बस एक न्यूमेरिकल है लास्ट, ताकि एक स्टूडेंट जो फ्यूचर में सीए में बनेगा उन्हें ये सारी टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए। अब देखो भाई, आप सब जानते हो सेंटर एक ऐसी जगह जहां पर वो काम होता है। Am I right or wrong? मैं बोलूँ जी ट्रेनिंग सेंटर, तो वहाँ खाना बनता है, क्या होता है सर, ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी चीज की। कंप्यूटर सेंटर, ट्यूशन सेंटर, बोलो हेल्थ सेंटर। तो सेंटर का मतलब है द प्लेस जहां पर वो काम होता है। अरे बोलो यस और नो, कितना सिंपल सा लॉजिक है। अब इसके साथ मैंने वर्ड क्या जोड़ दिया, कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर क्या है, वो लोकेशन है, वो इक्विपमेंट है, वो मशीन है जिसके थ्रू कॉस्ट निकाली जाती है। बात खत्म हो गई, इतना सा पॉइंट है। बोलो कोई हार्डकोर रॉकेट साइंस थोड़ी है जो हम ना समझ पाए। तो व्हेन आई से कॉस्ट सेंटर, तो जैसे मैंने लिखवाया, CIA में लंदन क्या डिफाइन करता है कॉस्ट सेंटर को, आप देखिए, एज ए प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन। ये एक लोकेशन हो सकती है जहां पे प्रोडक्ट बन रहा है या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। बोलो यस और नो। कोई फंक्शन हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है जिसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट। तो इसलिए इसे बोलते हैं क्या, कॉस्ट सेंटर। बोलो इतना सा पॉइंट है, समझ में आ गया। तो अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज कॉस्ट सेंटर, कैन यू आंसर। MCQs में पूछेगा कि वंस द सिलेबस इज ओवर देन आई विल डिस्कस विद यू अ नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके थ्रू हम आपको पूरा रिवीजन फिर से कराएंगे। बात क्लियर है, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, MCQs आएंगे। देखो ये बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव पेपर ना थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होता है। कॉन्सेप्ट जानना अलग बात है, उसे अप्लाई करना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है मेरी बात। तो अभी मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, फिर मैं एक बहुत डिटेल में बहुत सारे MCQs आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि टारगेट लेना है मुझे 30 आउट ऑफ 30 कि कितनी वैरायटी के सम आ सकते हैं, कैसे वो आपको घुमा फिरा के सम पूछ सकता है। ये तभी आएगा जब हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। आप बोलो मैं बस कॉन्सेप्ट पढ़ लूँ और मुझे MCQ सारे कर दूंगा, होगा नहीं आपसे। बोलो जी बात क्लियर है। तो आप आधा काम कर रहे हो यार, कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, उसके बिना MCQs नहीं हो सकते। क्लियर और नॉट। तो पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे और फिर उसे अप्लाई करना सीखेंगे। ये ऐसा हो गया मैंने YouTube पे पूरी कार चलानी सीख ली, समझ रहे हो ना। ऐसे गियर पहला पड़ता है, दूसरा गियर पीछे आता है, बीच में ब्रेक होता है, साइड में एस्केलेटर होता है, लेफ्ट लेग में क्लच होता है। पूरी कार आती है मुझे YouTube पे चलानी। रियल में मैं आपको कार में ले जाके बिठा दूं, चला लोगे नहीं ना।
जो अभी आप सीख रहे हो ये थ्योरी है, क्लियर है? जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक आपको इसे अप्लाई करना नहीं आएगा। असली आपका टेस्ट तभी होगा जब आप कार के स्टीयरिंग रियल में पकड़ के बैठोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो अभी हम थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट पर हैं, फिर सेकंड पार्ट पे आएंगे, देन ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो ये सब इस रूप में पूछा जाएगा, वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर हो गई बात? तो सेंटर क्या है? अ प्लेस ऑफ, अ प्रोडक्ट है, एक लोकेशन, एक मशीन, एक इक्विपमेंट है, जिसके लिए क्या होती है? कॉस्ट कैलकुलेट होती है। अब ये दो तरह का होता है, सब लिखवा दिया मैंने, बस सुन लो आप। एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल कॉस्ट सेंटर वो होता है विच इज रिलेटेड टू ह्यूमंस, यस और नो? भाई पर्सनल तो मनुष्य से होता है, क्लियर और नॉट? ये कंप्यूटर थोड़ी बोलेगा मुझसे ये मेरी पर्सनल फाइल है, यहाँ मत घुसो। अरे बोलो हाँ या ना, लेकिन तुम अपने दोस्त से बोलोगे भाई तुम बहुत पर्सनल हो रहे हो यार, बोलते हैं या नहीं? तो ये पर्सनल मैटर है, तुम मत आओ इसके अंदर, ऐसा हम बोलते हैं। तो पर्सनल इज रिलेटेड टू व्हाट? टू अ ह्यूमन। तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर कौन सा हुआ, खुद बताओ? जहां पर सारा काम काज किसके थ्रू होता है? ह्यूमंस के थ्रू होता है, क्लियर है? वो पर्सनल कॉस्ट सेंटर। इम्पर्सनल जो पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल जो पर्सनल नहीं है, उसको भी फर्दर हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, ऑपरेटिंग और सपोर्ट। यहाँ पे मशीनें यूज हो रही हैं या फिर ऐसे काम हो रहा है जो प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? इम्पर्सनल। क्लियर? ऐसे समझ लो, पर्सनल को छोड़कर हर चीज क्या है? इम्पर्सनल है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यस और नो? अब आपको मैनेजर बना दिया जी मैंने प्रोडक्शन सेंटर का, तो आपका जो प्रोडक्शन सेंटर है यही कहलाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। क्या कहलाएगा? अब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है या घट रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप, बिकॉज यू आर द मैनेजर ऑफ दैट सेंटर। अरे बोलो जी, बात क्लियर है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कॉस्ट सेंटर होते हैं ना, ये बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर भी होते हैं। अब मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं, तो मैं प्रोडक्ट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हूं ना। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, तो उसका सवाल मुझसे थोड़ी पूछा जाएगा, तो मार्केटिंग मैनेजर से पूछा जाएगा। अरे बोलो यस और नो? क्लियर? तो मैं सिर्फ उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं जो सेंटर मुझे आपने दिया है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि कॉस्ट सेंटर और ऑल्सो नोन एज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, और वहां के जो हेड होते हैं वो केवल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कॉस्ट उनके अंडर आती है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर गाइस? यस और नो? तो ये कहलाता है क्या? सेंटर। बोलो समझ में आ गया? इतना सा बेसिक सा पॉइंट था। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सेंटर क्या है? कॉस्ट सेंटर एक लोकेशन हो सकती है, एक प्रोडक्ट हो सकता है, एक मशीन हो सकती है जिसके थ्रू कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। क्लियर? उसे हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। दो तरह का होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल। जहां मनुष्य इन्वॉल्व है पर्सनल, जहां मशीन है या दूसरी चीजें इन्वॉल्व है, बस ह्यूमन ना होने चाहिए, दे आर कॉल्ड व्हाट? इम्पर्सनल। और आप ये मत कहना सर कौन सा जरूरी है, भाई दोनों जरूरी है, क्योंकि दोनों से मिलकर ही, दोनों की कंबाइन एफर्ट से ही क्या होता है? प्रोडक्ट तैयार होता है। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर? क्लियर? तो हमें मशीन भी चाहिए, हमें ह्यूमंस भी चाहिए। जब ये दोनों कंबाइन एफर्ट देंगे तो ही प्रोडक्ट बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। देयरफॉर चलिए खत्म हो गई डेफिनेशन। कोई डाउट? बोलो भाई जल्दी से। चलिए सारी डेफिनेशन भरी है फाउंडेशन में, कोई भी टेक्निकल बातें नहीं है। हेडिंग डालिए कॉज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट OBJECT, कॉज ऑब्जेक्ट। लिखिए CIM है, सारी डेफिनेशन देखो CIM ने दी है, आपके मॉड्यूल में भी वही डेफिनेशन है जो CIM है। तो इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि यही वाली डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। आ रहे भाई एक एक लाइन समझ में? लिखिए CIM डिफाइन कॉज ऑब्जेक्ट एज, CIM डिफाइन कॉज ऑब्जेक्ट एज a product comma service
सेंटर, कॉमा लगा के लिखते जाओ, अ प्रोडक्ट कॉमा सर्विस सेंटर एक्टिविटी, एक्टिविटी कॉमा कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक्टिविटी कॉमा कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल in relation to which, distribution channel in relation to which costs are ascertained, in relation to which costs are ascertained। खत्म बात भाई, इतना सा पॉइंट है। देखो हम हर उस चीज को कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसके लिए हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसके बनने की कॉस्ट बतानी है, तो अब मैं कॉस्ट इस प्रोडक्ट के लिए बता रहा हूं, तो मैं इस प्रोडक्ट को क्या बोलूंगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अरे बोलो बात क्लियर है। मैं कोई सर्विस दे रहा हूं तो सर्विस की कॉस्ट निकालनी है, तो सर्विस क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मैं किसी कस्टमर के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो कस्टमर क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हर वो चीज कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जिसके लिए कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। क्लियर है। आपने कहा जी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्लियर है। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बताइए भाई, मेरा जो फैक्ट्री है वो मान लो मार्केट से 50 किलोमीटर दूर है, तो फैक्ट्री में माल बनता है लेकिन बिकेगा कहाँ, मार्केट में, तो मुझे वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ता है। तो मुझे पता तो होना चाहिए भाई कौन से चैनल के थ्रू मैं माल भेजूं, जहाज से भेजूं, ट्रेन से भेजूं या ट्रक से भेजूं, तो हर एक पर कितनी कॉस्ट आएगी। तो हर वो चीज कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट करते। खत्म हो गया टॉपिक। अरे बोलो बात याद रहेगी। चलिए, ये है, मैं कह रहा हूं ना सिर्फ डेफिनेशन से। अब कई बार वो आपसे पूछ लेता है इसका मतलब बताओ, क्या बताओ इसका मतलब, GACAP व्हाट इज द फुल फॉर्म, या GACAP स्टैंड फॉर, जैसे आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, गैप पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सिर्फ डेफिनेशन आ जाती है, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है बस। अरे बोला बात क्लियर। वैसे हमारे कॉस्ट में पूछेगा GACAP की फुल फॉर्म बता दो क्या है, लिखो, बस आ गया अपने आप, जर्नली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कई बार इतनी आसान चीजें एग्जाम में नहीं क्लिक करती, क्लियर और नॉट, तो लिख दो GACAP के आगे एरो लगा के, जर्नली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जर्नली एक्सेप्टेड, कम ऑन, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हाँ जी क्लियर। देन अगली हेडिंग डालिए, कॉस्ट ड्राइवर। क्या है अगली हेडिंग गाइस, कॉस्ट ड्राइवर। लिखिए, कॉस्ट ड्राइवर कैन बी डिफाइंड एज, cost driver can be defined as a factor, cost driver can be defined as a factor which is responsible, cost driver can be defined as a factor which is responsible for increasing or decreasing cost. Cost driver can be defined as a factor which is responsible for increasing or decreasing the cost of an activity. Increasing or decreasing the cost, come on, of an activity. Increasing, decreasing the cost of an activity. अब देखो गाइस, हम कहते हैं ड्राइवर। अब बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइवर। आज तक आपने वही सुना है भाई, जो गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर। आपने गाड़ी चलाई और एक बंदे को उड़ा दिया, उसकी मृत्यु हो गई। आप बोलोगे जज के सामने, सर कोई भी कसम ले लो, मैंने तो इस व्यक्ति को छुआ तक नहीं। यस और नो? इसको जो मारा है वो कार ने मारा है, जो सजा देनी है इस कार को तो मुझे नहीं, मैंने तो इसको टच तक नहीं करा। क्या ये जज मान लेगा? क्या बोलेगा? कार अपने आप चल रही थी। अरे बोलो,
किसके कंट्रोल में थी? ड्राइवर, द पर्सन हु इज सिटिंग बिहाइंड द व्हील। यस और नो? तो कॉज ड्राइवर ही तो रेस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज के लिए। कार तेज चलेगी, हल्की चलेगी। इन द सेम वे हम क्या करते हैं, जब एक प्रोडक्ट बनता है ना, तो उसमें लगने वाली जो कॉस्ट है ना, उसे अलग अलग एक्टिविटीज में तोड़ देते हैं। किस में तोड़ देते हैं? एक्टिविटी में। जब आप इंटर में आओगे, फाइनल में आओगे, तो वहां एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे ये, जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। ये पूरे चैप्टर्स है बड़े बड़े, क्या होता है इसमें, कैसे होता है, ऑल दैट। तो हम क्या कहते हैं भाई, एक प्रोडक्ट जब बन रहा है तो वो बड़ी सारी एक्टिविटी से गुजर रहा है। क्लियर है? हर एक्टिविटी की कॉस्ट बढ़ाने और कॉस्ट घटाने के लिए एक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, और उस फैक्टर को ही हम क्या नाम देते हैं? कॉस्ट ड्राइवर। जल्दी बोलो, बात क्लियर है? तो कॉस्ट ड्राइवर वो फैक्टर है जिसके कंट्रोल में कॉस्ट है, उसी के कारण कॉस्ट बढ़ जाती है और उसी के कारण कॉस्ट घट जाती है। बोलो जी, बात क्लियर है? इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। अब जरा मैं आपसे छोटी सी एक एग्जांपल लिखवा दूं। यह एक्टिविटी और ये क्या है जी? उसका कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है जी, ध्यान से सुनना भाई। पहली एक्टिविटी है मशीन सेटअप। क्या है पहली एक्टिविटी? मशीन सेटअप। सर ये क्या होता है? भाई आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो पहले आप क्या करते हो? उस प्रोडक्ट जो मशीन से बनेगा उस मशीन को क्लीन करते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? उसके डिफरेंट पार्ट फिक्स करते हो। क्लियर? उसके अंदर रॉ मटेरियल फिल करते हो, फिर उसके बाद उस मशीन को चला देते हो, तो वो मशीन चल के प्रोडक्ट तैयार कर देती है। जब वो प्रोडक्ट बन जाता है, पहला लॉट बन गया, अब क्या होगा? अब फिर दोबारा उस मशीन की पहले साफ सफाई होगी। अरे बोलो यार, यस और नो? पुराना जो बचा हुआ माल है, रॉ मटेरियल, उसे हटाया जाएगा, जो वेस्ट हुआ है उसे रिमूव किया जाएगा, फिर उसे क्लीन किया जाएगा, ऑयल किया जाएगा, फिर उसमें नया रॉ मटेरियल भरा जाएगा कि फिर नया लॉट बन सके। तो ये सारे काम अपने आप होते हैं? नहीं ना, कोई व्यक्ति करता है ना। इसे बोलते हैं मशीन सेटअप। क्लियर है? तो बार बार मशीन सेटअप करना, इसमें कॉस्ट आती है। क्लियर है? अब इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ये किस पर निर्भर करता है? नंबर ऑफ सेटअप। आप जितने ज्यादा बार मशीन सेटअप करोगे, कम ऑन, उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी। जितनी कम आपको सेटअप करने पड़ेंगे उतनी कम कॉस्ट आएगी। तो ये एक एक्टिविटी है, इसके बिना प्रोडक्ट नहीं बन सकता। अरे बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो? यहां तक पॉइंट क्लियर गाइस? दूसरा, इंस्पेक्शन। भाई जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, क्या बिना इंस्पेक्ट करे बस वो प्रोडक्शन में डाल देते हैं, या उसे प्रॉपर चेक करते हैं कि जो हमने रॉ मटेरियल ऑर्डर दिया ये वही है, इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, प्रोडक्ट सही तरीके से बन रहा है नहीं बन रहा? ये सारी चीज क्या करनी पड़ती है? इंस्पेक्ट करनी पड़ती है। हर कंपनी में इसके लिए पूरा क्या होता है? एक डिपार्टमेंट होता है। तो उसकी पेमेंट किससे होती है? इंस्पेक्शन आवर्स। किसके थ्रू पेमेंट होती है गाइस? इंस्पेक्शन आवर। अब बताओ, जितने ज्यादा घंटे लगेंगे इंस्पेक्शन में, कॉस्ट उतनी बढ़ जाएगी, और जितने कम समय में इंस्पेक्शन हो जाएगा, कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी। तो एक्टिविटी है इंस्पेक्शन, और उसकी कॉस्ट को बढ़ाने और घटाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इंस्पेक्शन आवर। तो ये क्या कहलाएंगे उसके? कॉस्ट ड्राइवर। ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ये क्या होती है गई? ऑर्डरिंग कॉस्ट। रॉ मटेरियल का परचेज ऑर्डर। आपने रॉ मटेरियल खरीदना है तो आप पहले उसका ऑर्डर दोगे। अरे बोलो, ऑर्डर देने से रॉ मटेरियल प्राप्त करने तक जितनी भी कॉस्ट आती है वो सब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्लियर? अब जरा आसान शब्दों में, आपने मान लो 50 टन माल खरीदा, कितने 4-5 ट्रक में तो माल आएगा। कौन बियर करेगा? बायर के सेलर? ट्रांसपोर्टेशन कौन बियर करता है? बायर के सेलर? सोच के जवाब दो ना यार। बायर बियर करता है। क्लियर है? आप शॉपिंग करने मार्केट जाओगे, मार्केट आपके घर थोड़ी आएगी। अब ये मत कहना सर होम डिलीवरी, ठीक है, उसके भी तो चार्ज होते हैं, फ्री में थोड़ी होती है वो भी। क्लियर? और डिस्टेंस के हिसाब से
तो अल्टीमेटली वो भी कौन बियर कर रहा है? बायर बियर कर रहा है। फिर 5 ट्रक में माल डालना, जिसको हम बोलते हैं लोडिंग, फिर फैक्ट्री में आके माल अनलोड करना। क्लियर है? तो ये सब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। बोलो जी, बात क्लियर है? तो जितने ज्यादा ऑर्डर दोगे उतनी कॉस्ट ज्यादा आएगी, जितने कम ऑर्डर में माल मंगा लोगे उतनी कॉस्ट कम आएगी। अरे बोलो, बात क्लियर है? यस और नो? आप कहते हो मम्मी ने कहा जो बड़ी चीनी ले आओ, आप चीनी लेके आ गए, अरे यार ऑयल भूल गई, दोबारा जाओ। अब बोल रहे मम्मी एक ही बार बता दो ना क्या क्या लाना है। होता है बार बार जाना पड़ेगा तो आई फील टायर्ड। वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक बार ही में सारा माल मंगा लो, कम ऑर्डर दो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी, बार बार ऑर्डर देंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो ये उसका कॉस्ट ड्राइवर। बिल्कुल सही कहा आपने, आपने बिल्कुल सही कहा। जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज होती है ना, जो भी, वो आवर की बेसिस पे होती है। किस बेसिस पे होती है? आवर्स। अब इंस्पेक्शन कोई टॉम डिक एंड हैरी तो करेगा नहीं, किसी को भी बुला लिया आपने, जरा इंस्पेक्ट कर लो भाई, कौन होगा? प्रोफेशनल होगा ना, तो वो किसके अकॉर्डिंग चार्ज करेगा? आवर्स। के भाई ये प्रोडक्ट इंस्पेक्ट करना है, इस पे मुझे इतने घंटे लगेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज होगा। जब आप मार्केट में आएंगे तो आप ये सब सीखेंगे धीरे धीरे। जितनी भी प्रोफेशनल सर्विसेज होती है ना, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। क्लियर? ये कभी भी टाइम उसके प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं होती। क्या मेरी बात क्लियर? मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ। आपका कोई लीगल केस फंस गया, पता है वो लॉयर्स कैसे चार्ज करते हैं? आप केस के हिसाब से नहीं, डेट के हिसाब से। भाई पर डेट इतने रुपए लेने हैं मैंने आपसे। अब वो आपकी किस्मत, 4 डेट चले, 4000 डेट चले, तो बोलो बात क्लियर है? तो प्रोफेशनल सर्विसेज आर ऑलवेज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। क्लियर है? और ये वेरी कर जाता है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, फ्रॉम सर्विस टू सर्विस। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि अब सारी सर्विस का एक ही तरीका होता है चार्ज करने का, दैट डिपेंड्स। बात समझ में आ गई? इसलिए बेटर क्या है? इंस्पेक्शन आवर्स। कोई टेंशन अभी तक? चलिए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ में आ गई भाई आप लोगों को? यस और नो? फिर डिलीवरी कॉस्ट, तो बताओ ये किसके अनुसार होगी? नंबर ऑफ डिलीवरीज। क्लियर और नॉट? अब ये जो आप जानते हो, जो जोमेटो पे डिलीवरी करने आते हैं, यस और नो, ये किस तरह से पे होता है इनको? पर डिलीवरी इनको कुछ अमाउंट मिलता है। क्लियर है कि भाई पर डिलीवरी आपका 20% है, पर डिलीवरी आपका 30% है। तो अब डिपेंड करता है आपने एक दिन में कितनी डिलीवरी की। जो अमेज़न से प्रोडक्ट आता है, फ्लिपकार्ट से आता है, देख तो इतना बड़ा बैग होता है उनके ऊपर कमर पे, जो उनसे भी बड़ा होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो वो किस तरह से वो आप कंपनी उन्हें हायर करती है? नंबर ऑफ डिलीवरी के आधार पर। बोलो बात क्लियर है? सैलरी पे नहीं रखते आमतौर पर। भाई सैलरी पे रख दे और ऑर्डर नहीं आए तो पैसा तो पूरा देना पड़ेगा ना। तो हम बोलते भैया जितने आप ऑर्डर डिलीवर करोगे ना, पर ऑर्डर हम आपको इतने रुपए देंगे, जो आपस में डिसाइड हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसीलिए डिलीवरी की कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ डिलीवरी। क्लियर हो गई बात? जितनी ज्यादा डिलीवरी उतनी ज्यादा कॉस्ट, जितने ज्यादा ऑर्डर उतनी ज्यादा कॉस्ट, जितनी घंटे इंस्पेक्शन चलेगा उतनी कॉस्ट। क्लियर? जितनी बार मशीन सेटअप करनी पड़ेगी उतनी बार सेटअप कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो इसको बोलते हैं हम कॉस्ट ड्राइवर्स। मैंने 4-5 एग्जांपल लिखवाई है, वरना तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे मैंने कहा इंटर में ये सारे जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सारे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जो आपको एज ए सीए में पढ़ने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। तो व्हाट इज कॉस्ट ड्राइवर समझ में आ गया? अ फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। क्लियर? चलिए, ग्रेट, गुड गोइंग। अब लास्ट केस, फुल फॉर्म बताओ। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये आ गया जी। अब मैं आपसे बोल दूं ना, ये टेबल आपको बाय हार्ट याद करनी है। बाय हार्ट का मतलब होता है रट लो।
यही मतलब है। क्वेश्चन दो तरह से आएगा, बस आपको ये याद है को इसका कोई और तरीका नहीं है। कौन सा केस किस बारे में है, जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा तब तक नहीं हो सकता, ये आपको याद करना पड़ेगा। अरे बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो। तो इसीलिए हम बहुत सारी चीजें याद कर लेते हैं। जैसे 12th क्लास में टीचर ने कहा था भाई कैश फ्लो का फॉर्मेट यही होता है, रट लो। एम आई राइट और रॉन्ग? पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग और फिर, बिल्कुल उसी तरह कौन सा स्टैंडर्ड किस चीज में डील करता है ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है। अब दो तरह से क्वेश्चन आएगा, इसको मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज तक कोई पेपर नहीं बना जिसमें 2 या 3 सवाल इस पे ना हो, तो ये 4 से 6 नंबर का आपको पूरे मार्क्स दे जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? यस और नो? अब किस तरह से आएगा, वो लिख देगा केस 1 डील्स इन, नीचे 4 ऑप्शन होंगी, तो आपको उसमें से सही ऑप्शन पिक करनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अरे बोलो क्लियर? या फिर ऐसे लिखेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कवर्ड अंडर केस 14, 13, 12, 1। क्लियर है गाइस? तो ये टेबल आपको बाय हार्ट याद करनी है, और करने का तरीका क्या है, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगा। तो जल्दी बताओ, केस 1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम कॉस्ट का बंटवारा करते हैं कि कॉस्ट कितने प्रकार की होती है। केस 2 कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उसमें कितनी कैपेसिटी चाहिए, कितनी बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए, कितनी मशीनें होनी चाहिए, कितनी लेबर होनी चाहिए, हिंदी में बोले तो क्षमता, क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी। क्लियर है? तो केस 2 डील करता है कि हाउ टू डिसाइड अ कैपेसिटी फॉर ए पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। केस 1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, केस 2 कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, केस 3 व्हाट इज ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट में जोड़ा जाता है, कौन सा पीएनएल में जाता है, कौन सा इग्नोर किया जाता है, इसकी डिटेल स्टडी केस 3 में होती है। बात क्लियर है? यस और नो? इस सब की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगी ग्रुप 4 में, फाइनल में। वहां पर एक पेपर होता है कॉस्ट ऑडिट। क्या होता है भाई? हम कॉस्ट अकाउंटेंट है, कॉस्ट ही तो चेक करते हैं। ऑडिट मतलब क्या है? चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। तो वो चेकिंग कैसे होती है? इन द लाइट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या आपने सही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे हैं या नहीं करे? तो इंटर में इसकी सिर्फ थ्योरी है, और जब आप ग्रुप 4 में पहुंचोगे कॉस्ट ऑडिट, तो वहां पर आपको ये पूरे अप्लाई करने सिखाए जाएंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कंपनी पे, एक फर्म पे कैसे अप्लाई होते हैं। बात क्लियर? और फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, केवल नाम जान लो, केवल नाम जान लो बस, कि कौन सा केस किस में डील करता है। मैं बार बार कह रहा हूं, पक्का आएगा। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, कैप्टिव कंजम्पशन। ये तो इको का टर्म है। कैप्टिव कंजम्पशन क्या होती है? पता नहीं क्या पढ़ा है तुमने। क्लियर? वो प्रोडक्शन जो बाजार में बेचने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद के कंजम्पशन के लिए होती है, उसे बोलते हैं हम कैप्टिव कंजम्पशन। एग्जांपल लेता हूँ, जितनी भी चीनी मिल्स के ओनर हैं वो गन्ने की खेती भी करते हैं, यस और नो? और वो गन्ने की खेती, जो उनके खेतों में गन्ना उगता है, वो बाजार में नहीं बेचते, वो सीधा फैक्ट्री में चला जाता है और वहीं पर वो उससे चीनी बना देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? कैप्टिव कंजम्पशन, जो आप अपने लिए करो। क्लियर है? उसे बोलते हैं कैप्टिव कंजम्पशन। अब उसकी कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है, क्या होता है, ये बहुत विस्तार चैप्टर है, बहुत डिटेल्ड। तभी तो ये ग्रुप 4 में रखा है कि तब तक एक स्टूडेंट का माइंड इतना मेच्योर हो सके कि वो इसके अंदर यूज होने वाली टेक्निकलिटीज को समझ सके, ना सिर्फ समझ सके बल्कि वो उसे अप्लाई कर सके। बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है जी। इसको ऐसे समझ लो, मेडिकल में एमबीबीएस तो फर्स्ट सीढ़ी है, सर्जन बनने के लिए एमएस करना पड़ता है। वो थोड़ी एमबीबीएस में सर्जन भी बना दो, नहीं, वो अलग स्पेशलाइजेशन है। तो ये अभी वही स्टेज पर हो तुम कि सिर्फ इसका मतलब जानो।
ग्रुप 4 में हम सीखेंगे कि ये कैसे अप्लाई होता है, क्या होता है। आइए, तो केस 4 कैप्टिव कंजम्पशन, केस 5 ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, तो वो कैसे निकालते हैं वो इसमें डील होगा। केस 6 मटेरियल कॉस्ट। भैया आप सबसे पहला प्रोडक्ट मटेरियल का है, बिना मटेरियल के तो कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता ना। तो मटेरियल कौन सा, उसकी कॉस्ट कैसी जोड़ी जाती है, मटेरियल में जो फाइन आते हैं वो कैसे हटाए जाते हैं, मटेरियल में नॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सब इसमें पढ़ना है। मैं आपको हल्का हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अरे बोलो, बात क्लियर है। केस 7 एम्प्लॉय कॉस्ट, इसी को हम बोलते हैं लेबर। भाई अगर एम्प्लॉय नहीं होंगे तो सब बेकार है, यस और नो। काम कौन करेगा, लेबर करेगी, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालनी चाहिए, कैसे उसका कॉस्ट ऑडिट होना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, वो सब इसमें आएगा। टोटल 24 है, 7 हो गए, टोटल 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और 24 के 24 में कुछ भी पूछ सकता है वो। केस 1, केस 2 कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7 एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट यानी के लेबर का। कैप्टिव कंजम्पशन कौन सा केस, मटेरियल 6, क्लासिफिकेशन, कैपेसिटी 2 बार 3 बार सिर्फ रीड करोगे अपने आप याद हो जाएगा। अरे बोलो क्लियर है, चलो शाबाश। फोन करो अपने फ्रेंड को, उल्टी सीधी चैट कर, अरे अभी नहीं करना, चैट करने से अच्छा उससे फोन पे पूछा, हाँ जी केस 6 में क्या होता है, तो मटेरियल कॉस्ट होता है। केस 7 में क्या होता है, लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड सो ऑन। देखो भाई ये पक्का आएगा पेपर में, फिर ना कहना कि सर ने तो बताया था और हम पढ़ नहीं पाए और पेपर में आ गया, कंफर्म आएगा। चलो केस 8 कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, यूटिलिटीज किसे बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन। केस 9 पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, कैसे मटेरियल को पैक करने में कॉस्ट आती है। केस 10 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। केस 11 ठीक है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। केस 12, केस 13 सर्विस कॉस्ट सेंटर। अब जो बार बार पेपर में पूछा गया है 14 पॉल्यूशन कंट्रोल। एक काम करता हूँ ना, मैं गोले बना देता हूँ जो बार बार आपके एग्जाम में आया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6, नंबर, अब ये नहीं कि इन्हीं को पढ़ के जाना, पता चला सर यही पढ़ना है और आ कुछ और गया। जो अभी तक फ्रीक्वेंटली पूछा गया है ना वो मैं मार्क कर रहा हूँ, याद रहेगी बात। केस 3 ओवरहेड्स, ये आपको मस्त याद करने हैं, क्लियर। हाँ इसके लिए आपको ग्रुप 4 में आना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, अभी सिर्फ आपको समझाना है कि होता क्या है, पक्का बताएंगे और हम ही बताएंगे। उसके लिए तो इंस्टीट्यूट ने पूरा पेपर रखा है 100 नंबर का, क्या नाम रखा है उसका, कॉस्ट ऑडिट। और अभी भी समझाऊंगा तो अभी आप बच्चे अभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक लेवल रखे हैं कि पहले अभी फाउंडेशन मतलब बेसिक नॉलेज ले लो, इंटर वर्किंग नॉलेज ले लो, प्रोफेशनल एडवांस नॉलेज। तो इसीलिए तो ये 4th लेवल पे रखा है। और मैंने लिखा भी था कॉस्ट ऑडिट पूरा पेपर है, क्लियर। और अभी मैं 2 घंटे लगा भी दूं तो 2 घंटे पूरे वेस्ट होंगे, क्योंकि आना कुछ है नहीं, क्लियर है। चले आगे, चलिए। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिस पे मैं रेड से कर रहा हूं ये बार बार पूछा गया है। पॉल्यूशन केस 14, पॉल्यूशन केस 14, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन केस 15, क्लियर है। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन केस 16। हमारे यहाँ भी डेप्रीसिएशन पे पूरे डिटेल्ड होती है,
कि कब डेप्रिसिएशन कॉस्ट का पार्ट होता है, कब कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, कौन सा मेथड कॉस्ट अकाउंटेंट को यूज करना चाहिए। तो ये बहुत विस्तार सब्जेक्ट है, तो यू गोना लर्न देम। क्लियर? इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है जी। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किस में आता है ये? केस 18 में। ज्वाइंट कॉस्ट, जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ बन जाए तो उसमें कॉस्ट कैसे बांटते हैं, उसे बोलते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट कॉस्ट। जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ बन जाए तो उसको हम कैसे डील करते हैं, बस इतना ही बताऊंगा, डिटेल में नहीं जा रहा मैं। क्लियर है? रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ, आप जानते हैं रॉयल्टी क्या होती है, टेक्निकल नो हाउ बोलते हैं फॉर्मूलाज को। किसको? भाई रॉयल्टी क्या है? मैंने आपने कोई चीज डेवलप की है, मैं उसे अपनी प्रोडक्शन में यूज करना चाहता हूँ, तो उसके बदले मुझे आपको क्या देना पड़ेगा? कोई पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। अरे बोलो, बात क्लियर है? आप सबने 12th अकाउंट्स पढ़ा होगा TS ग्रेवाल से, वो बुक बनाते कौन है? सुल्तान चंद एंड सन, दरियागंज में ही है। क्लियर है? तो TS ग्रेवाल की रॉयल्टी हर साल कई लाख कई करोड़ रुपए आती है, उसके बिना ये बुक ना तो छप सकती है ना मार्केट में बिक सकती है। तो रॉयल्टी इज अ पेमेंट बेसिकली फॉर परमिशन, फॉर परमिशन, कि भाई प्रोडक्ट आपका है, क्या मैं उसे यूज कर लूं? तो जब तक आप मुझे परमिशन नहीं दोगे नहीं यूज कर सकते। क्लियर है? इसी को आप बोलते हैं कॉपीराइट इश्यूज। क्या बोलते हैं? आपने न्यूज पढ़ी होगी, नेटफ्लिक्स पे आपने देखा होगा था कपिल शर्मा शो, उसमें जब लास्ट एपिसोड था तो उन्होंने फिर हेरा फेरी को रिपीट करा था। देखा था लास्ट एपिसोड? क्या बोले फिर? अच्छा, हेरा फेरी मूवी देखिए, बाबू भैया, तो जो बाबू भैया का कैरेक्टर वहां आया ना, उस पर हेरा फेरी के डायरेक्टर ने केस कर दिया नेटफ्लिक्स पर कि मेरी परमिशन के बिना मेरी मूवी का कैरेक्टर आप कैसे यूज कर सकते हो। कई करोड़ रुपए का केस करा, 25-30 करोड़ का। अब आगे क्या हुआ कोर्ट डिसाइड करेगा। तो बेसिकली रॉयल्टीज क्या है? परमिशन। भाई मैंने एक कैरेक्टर डेवलप करा है जो कि बहुत वर्ल्ड फेमस हो गया, आप उसे अपने किसी प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो तो आपको मुझसे अनुमति लेनी पड़ेगी, और मैं अनुमति किस रूप में दूंगा? भाई तुम उससे कमाओगे तो मुझे भी तो दो, यस और नो। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, बिना मेरी अनुमति के ऐसा कर रहे हो, तो फिर मैं आप पे केस करूंगा। फिर आपने YouTube में भी ये देखा होगा, बहुत बार YouTube गाने उड़ा देता है, कॉपीराइट इशू आ जाता है कि नहीं आ जाता? तो ये सब चलता है। अरे बोलो, बात क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो, और ये सब रियल में होता है। मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ किताबी बातें बुक्स में लिखा है खत्म, ऑलवेज यूज इन रियल लाइफ। तो आपको बहुत सोच समझ कर काम करना पड़ता है। क्वालिटी कंट्रोल 21, 22 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 23 ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट एंड 24 ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट। इसका कोई तरीका नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा यार। अरे बोलो, बात क्लियर है? अब इसको माउस कहते हैं, ये भी तो आपने नाम याद करा है कि नहीं करा? इतनी बार यूज हुआ कि याद हो गया। अब दुकान पे जाओगे, वो दे दो भाई जिससे कंप्यूटर चलता है। बोले किससे क्या दूं? अरे वो जिससे बिना फाइल नहीं खुल सकती, वो दे देगा वो आपको। और बोले भैया माउस चाहिए, बोले लो ये रही वैरायटी, कौन सा चाहिए? तो आपने नाम याद करा है ना? एम आई राइट और रॉन्ग? एग्जैक्टली। तो इसी तरह फाउंडेशन में ये कहा जाता है कि एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को बस इतना पता होना चाहिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज पे डील करता है। डिटेल हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे आपसे। अरे बोलो, याद रहेगा? जिस पे मैंने सर्कल करा ये अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आपके पेपर में आए हैं। बोलो, क्लियर है? यस और नो? ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट अकाउंटिंग, केस 24। पॉल्यूशन कंट्रोल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, केस 10। ओवरहेड, केस 3। मटीरियल, लेबर, 7। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अभी देख के पढ़ लो, अभी इतनी जल्दी याद नहीं होगा। 16। रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
18। बस बार बार पढ़ना, सिर्फ पढ़ना। क्लियर है? और ये तकरीबन 4 से 6 नंबर दे जाएगा आपको। 2 या 3 सवाल इसके ऊपर होंगे। मैं बता रहा हूं, दोनों एंगल से पूछा जाएगा। क्लियर है? डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट इज कवर्ड अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? वो 4 ऑप्शन देगा, 12, 15, 16, 18। बस दैट्स यू शुड नो। हो गया? अरे बोलो ना। एंड फाइनली द चैप्टर इज खत्म, तीसरा चैप्टर। नहीं भाई नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी सुबह 12 बजे से आया वो। अरे क्लियर? चलो यहाँ तक क्लियर। अब हमारे 3 चैप्टर कवर हो गए, एक और चौथा थ्योरी चैप्टर, फिर आखिरी प्रैक्टिकल, और ये खत्म। चलिए हेडिंग डालिए मेरे साथ साथ। चैप्टर नंबर 4, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कौन सा स्टैंडर्ड? केस 1। उसने पूरा नाम लिखा है विद रेफरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सिर्फ कॉस्ट की डेफिनेशन है जो एक बच्चे को पता होनी चाहिए कि भाई हम कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं, मतलब कॉस्ट कितने प्रकार की होती है। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विद रेफरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। कैप्टिव कंजम्पशन कौन सा केस है? 4। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सेकंड। बार बार पढ़ोगे याद रहेगा, एग्जाम तक पढ़ते रहना। चलो 14। चलिए अब सुनिए, बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, मैं आपको बताता जाऊंगा क्लासिफिकेशन किस पर होती है। पहला नेचर या फिर एलिमेंट। पहली क्लासिफिकेशन किस आधार पर? नेचर या फिर एलिमेंट। एलिमेंट और नेचर के आधार पर 3 तरह की कॉस्ट होती है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। फोकस, बस ये याद करना है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट हम कॉस्ट को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या है वो? मटेरियल, लेबर एंड अच्छा एक्सपेंस में दोनों आ गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जब आप एलिमेंट कहते हैं, सुनते जाइए। अब पहला लिखा है मैंने नेचर ऑब्लिक एलिमेंट। नेचर या एलिमेंट के आधार पर हम कहते हैं कॉस्ट 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला मटेरियल। यार ये पहला एलिमेंट है जिससे मिलकर हमारी कॉस्ट बनती है। अगर मटेरियल ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और बिना प्रोडक्ट के, बिना मटेरियल के तो प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता ना। तो एलिमेंट का हिंदी में मतलब है तत्व, क्या? जो चीज को बनाते हैं। क्लियर? बस ये याद करना है, बताना क्या मुश्किल है इसमें। तो एलिमेंट के आधार पर मटेरियल, लेबर। अब इसमें से कोई ऐसा है जो आपको नहीं पता? सर सब पता है। लो जी, पहला खत्म हो गया। नंबर 1 ट्रेसेबिलिटी। क्या? ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी के आधार पर 2 तरह की कॉस्ट होती है, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर इसका मतलब समझा दो। ट्रेस का मतलब होता है ये पता करना कि जो प्रोडक्ट बना उसमें एग्जैक्ट कितने रुपए की कॉस्ट आई, उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रेसेबिलिटी। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना। ये बताओ, ये आपकी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है। क्लियर? आप शर्ट बनाते हो, बाजार में लॉन्च करते हो। एक शर्ट बनाने में कितना मटेरियल लगा, कितने रुपए का मटेरियल लगा, ये एग्जैक्ट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? अरे एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा एग्जैक्ट पता है हमें? ये नहीं पता, तो हमने इसे ट्रेस कर लिया। तो व्हाट इज कॉल्ड? डायरेक्ट कॉस्ट, जो ट्रेस हो सके। अरे बोलो, बात क्लियर है? यस और नो?
अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो ट्रेस नहीं हो सकती। अब एक मशीन से एक बारी में हजारों शर्ट बन रही पूरे महीने में, बताना उस मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा, क्या तुम 100% एक्यूरेसी से बता सकते हो एक शर्ट के हिस्से में कितना डेप्रिसिएशन आएगा? नहीं बता सकते सर। तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई? इनडायरेक्ट कॉस्ट। जिसको हम एग्जैक्ट ढूंढ लें वो डायरेक्ट, और जो एग्जैक्ट ना ढूंढ पाए वो इनडायरेक्ट। अरे बोलो, बात क्लियर है? यस और नो? तो इसको बोलते हैं हम ट्रेसेबिलिटी। क्या बोलते हैं? और डायरेक्ट कॉस्ट तीन होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट भी तीन होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट। और जो इनडायरेक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं ओवरहेड्स। याद रहेगी बात? खत्म। जो प्रोडक्ट में कितने रुपए में एग्जैक्ट खर्च हो रहा है उसे ढूंढ ले तो डायरेक्ट कॉस्ट, ना ढूंढ पाए इनडायरेक्ट कॉस्ट, एग्जैक्ट अमाउंट ना मिल पाए। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए, दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया, इसे नोट करते जाना। क्लियर है? तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आधार पर हम कहते हैं तीन तरह की कॉस्ट होती है। पहली प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तीसरी सेलिंग कॉस्ट, चौथी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, चौथी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, पांचवी रिसर्च कॉस्ट, स्पेलिंग देख लेना थोड़ी गलत हो गई, छठी डेवलपमेंट कॉस्ट। हाँ जी, क्लियर है? बताओ, ये सारे फंक्शन ही तो हैं। पहला फंक्शन प्रोडक्ट को बनाना, तो बनाने में जितनी भी कॉस्ट आएगी उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर प्रोडक्ट सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखभाल करना, कौन सी कॉस्ट? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। बनने के बाद सेलिंग, इसमें सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। चौथा डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें वो सारा सप्लाई कॉस्ट आती है, क्या आपने फैक्ट्री में माल बना दिया, वो मार्केट तक कैसे जाएगा। फिर प्रोडक्ट बनाने से पहले उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है। क्लियर है? तो ये सारी कॉस्ट क्या कहलाती है गाइस? फंक्शन कॉस्ट। बोलो, याद रहेगी बात? कितना सिंपल सा चैप्टर है ये, कुछ है इसमें? बस वो यही पूछेगा कि रिसर्च कॉस्ट कौन सी कैटेगरी में आती है, तो फंक्शंस में आती है। क्लियर है एवरीबॉडी? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पता नहीं कितनी बार पेपर में आया है, ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के आधार पर हम कहते हैं तीन तरह की कॉस्ट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, इसमें सबसे पहले आता है फिक्स्ड कॉस्ट, फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट, फिर आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जल्दी बोलो, यहां तक याद रहेगा गाइस? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कॉस्ट सिर्फ तीन तरह से बिहेव करती है, या तो वो फिक्स्ड होगी, या वेरिएबल होगी, या फिर सेमी वेरिएबल। अब जरा इसके बारे में सुनते हैं। आई नो आपने पूरा इको में पूरा एक चैप्टर पढ़ रखा है कॉस्ट का। क्लियर? फिर से, जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, इसका संबंध कभी भी यूनिट से नहीं होता। क्या मतलब है? आप एक यूनिट बनाओ, यूनिट मतलब प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनाओ, 10 बनाओ, 10,000 बनाओ, ये हमेशा क्या रहेगा? सेम। लेकिन फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या है कि ये टोटल में सेम रहती है, पर यूनिट में चेंज हो जाती है। क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है, ये मेरी फिक्स कॉस्ट है और ये है नंबर ऑफ यूनिट्स।
मैंने कहा जी 1 लाख रुपए कॉस्ट आएगी, चाहे आप 10,000 यूनिट बनाओ, 1 लाख यूनिट बनाओ, 5 लाख यूनिट बनाओ, या फिर 10 लाख यूनिट बनाओ। फैक्ट्री का रेंट क्या है? फिक्स कॉस्ट है। तो मैं चाहे कितनी यूनिट बढ़ा दूं, चाहे कितनी यूनिट घटा दूं, ये टोटल में क्या रहेगी? सेम। बस अब वो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, वो बोलता है जी फिक्स कॉस्ट ना पर यूनिट बदलती है। सही है कि गलत है? सही है। फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में सेम रहती है, पर यूनिट हमेशा बदलती है, और इनवर्सली बदलती है। जितनी ज्यादा यूनिट उतनी कॉस्ट कम, जितनी कम यूनिट। तो अगर मैं निकालूं सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 10 रुपए। 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 5 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 0.2। 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। अरे बोलो यस और नो। तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही है हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है। उल्टा देखो, जैसे जैसे यूनिट घट रही है हमारी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही। तो ये है बिहेवियर फिक्स कॉस्ट का। बस 2 बातें याद कर लो, खत्म। क्या? फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में सेम रहती है, लेकिन पर यूनिट में चेंज हो जाती है। और वो भी कैसे चेंज? इनवर्सली। इनवर्स मतलब जितनी ज्यादा यूनिट उतनी कॉस्ट पर यूनिट कम, जितनी कम यूनिट उतनी कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा। दे आर कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। क्लियर है? फैक्ट्री रेंट, स्टाफ सैलरी, ये सब क्या एग्जांपल है? फिक्स कॉस्ट की। क्या मेरी बात क्लियर है? याद रहेगा गाइस? अब आता है वेरिएबल कॉस्ट। जैसे नाम से पता चल रहा है, वेरिएबल जो है ये अंग्रेजी वर्ड से बना है वेरी, VARY, VE नहीं, V तो हो जाएगा बहुत, वेरी गुड, वेरी बैड। VARY इसका मतलब होता है चेंज। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट के आधार पे चेंज होती है। ज्यादा यूनिट बनाओगे ज्यादा कॉस्ट, कम यूनिट बनाओगे कम कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? सही बोला इसने, रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमेशा क्या होते हैं? वेरिएबल। अब इसका नेचर क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बदलती है, पर यूनिट हमेशा फिक्स होती है। याद रहेगी बात? अगर मैं आपसे कहूं भाई सोचो, एक शर्ट को बनाने में 100 रुपए का मटेरियल लगता है, तो बताना 100 शर्ट को बनाने में 10,000 रुपए का, 1000 शर्ट को बनाने में 1 लाख का। अब मैं तुमसे कहूं सीपीयू निकालो, देखो हर एंगल पे 100 ही तो आएगा। यस और नो? तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमने क्या सीखा? ये यूनिट के आधार पर चेंज होती है। क्लियर? ज्यादा यूनिट ज्यादा कॉस्ट, कम यूनिट, लेकिन पर यूनिट हमेशा फिक्स होती है। बस ये नियम याद रखना है। ये है वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हो गई बात? यहां तक भूलोगे तो नहीं। लास्ट आया सेमी वेरिएबल। कुछ किताबें इसे सेमी फिक्स भी लिखती हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका एक पार्ट वेरिएबल होता है और एक पार्ट फिक्स्ड होता है। मैंने ये नहीं बोला आधा फिक्स आधा वेरिएबल, अपने आप स्टूडेंट कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। कुछ पार्ट वेरिएबल, कुछ पार्ट फिक्स्ड। वो आधा भी हो सकता है, आधे से कम भी हो सकता है, आधे से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? मैं एग्जांपल लूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? सेमी वेरिएबल है। एक तो मंथली रेंट आता है, और फिर किस पे डिपेंड करता है? यूनिट पर। भाई जितनी ज्यादा यूनिट कंज्यूम करोगे उतनी ज्यादा कॉस्ट, जितनी कम यूनिट कंज्यूम करोगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सेमी वेरिएबल, आप अपनी स्कूटी की रिपेयर कराते हो तो वो जो उसमें जो ऑयल लगता है वो फिक्स्ड है। अरे बोलो, रिपेयर के चार्ज फिक्स है 200 रुपए। क्लियर? अब जो उसमें कोई पार्ट टूट गया, क्लियर, तो उसकी कॉस्ट चेंज होती जाएगी। ज्यादा पार्ट टूट गया ज्यादा कॉस्ट, कम पार्ट टूटे तो कम कॉस्ट। तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्लियर है, इंस्पेक्शन,
ये हमेशा क्या होते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल एक ऐसी कॉस्ट जिसका एक पार्ट फिक्स्ड होता है, एक पार्ट वेरिएबल। वो आधा आधा भी हो सकता है, कम या ज्यादा भी हो सकता है। अरे बोलो यहां तक क्लियर है? यस और नो? कोई दिक्कत? फाइनली द चैप्टर इज ओवर। बस यही है इस चैप्टर में, मॉड्यूल में यही था जो मैंने डिस्कस कर लिया। अरे बोलो बात क्लियर है? यस और नो? अब आपका एक लास्ट चैप्टर बचा है जिसका नाम क्या है, कॉस्ट शीट। क्या नाम है? कॉस्ट शीट। अभी नहीं? हरीशौर चलो, तो फिर अगली क्लास में कॉस्ट शीट और उस पर बेस सम्स। अगली क्लास में सिलेबस खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद 2-4 क्लास और लेंगे जिसमें आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करानी है ताकि 30 आउट ऑफ 30 हम स्कोर कर सकें।